हाय क्लास। चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए कि आखिर वर्क होता क्या है। ये चैप्टर आपके वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर बेस है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11th के लिए। तो बेसिकली वर्क क्या चीज़ होती है? देखिए, वर्क एनर्जी का एक वो पार्ट है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है आपके द्वारा। आप खाना खाते हैं, आपके शरीर में क्या आती है? एनर्जी आती है, और वो एनर्जी की वजह से ही तो आप काम कर लेते हैं, ढेर सारे वर्क को कर लेते हैं। तो एनर्जी और वर्क का एक थ्योरम भी बनी हुई है जो अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो उसी में से ये वर्क क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिज़िक्स में बेसिकली वर्क क्या होता है और कैसे काम करता है, बनता कैसे है, या वर्क को हम जानते कैसे हैं। तो वर्क के लिए हम सबको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये ठेला है, ठीक। ये एक ठेले की गाड़ी है। इस ठेले की गाड़ी में ये पहिए लगे हुए हैं, और इस ठेले की गाड़ी को एक आदमी आता है और वो इधर की तरफ से धक्का देना शुरू कर देता है। ये कोई मैन है जो इस ठेले गाड़ी में धक्का देना शुरू करता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? इधर की तरफ है, ठीक। तो ये ठेला ए पॉइंट से मूव होगा और थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस आदमी ने फोर्स लगाया और डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही इसने क्या किया? अपना वर्क डन करके दे दिया। एग्जैक्टली तो फोर्स के लिए हमने अभी बताया था कि फोर्स ऐसी चीज़ होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होने लगता है? ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, और उस मूवमेंट की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो वर्क डन कहलाता है। इसी को हम वर्क डन कहते हैं। यानी वर्क डन बाय द फोर्स इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है? ये बी पॉइंट पे पहुँच गया, तो ए से बी तक की जो दूरी है, दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट एस। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह क्या किया? मूवमेंट शुरू किया। सो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोगों को वर्क डन के लिए यही कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों के समझ में ना आई हो? ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं, कहीं एग्जाम्पल में आपने देखा होगा W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, या F कहीं कहीं पे S की जगह कहीं कहीं पे आपको D भी दिखाई दे सकता है। तो घबराइएगा मत, F इंटू डी भी लिखा हो सकता है। तो बोथ हैव द सेम मीनिंग। इन्होंने S की जगह क्या ले रखा है? डिस्प्लेसमेंट को D ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कांस्टेंट फोर्स जब लगता है और ऑब्जेक्ट को किसी एस डिस्टेंस पे मूव करा देता है, तो वर्क डन को एक छोटे से एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एफ और एस के बीच में अगर बहुत छोटा सा कोई एंगल लग रहा हो, तो हम इस एफ के कंपोनेंट को हम लोग कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। यानी एक साथ हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। व्हाट इज़ थीटा ओवर हियर? थीटा एक बहुत छोटा सा एंगल है जो कि F और S के बीच में लग रहा होता है। तो ये हो गया हमारा वो फॉर्मूला जिसकी हम लोगों को तलाश थी। जब एंगल दे रखा हो तब आपको सिंपली क्या करना है? इसकी वैल्यू रख देनी है थीटा की। ठीक है, यानी कि अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा दे रखा हो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इसका ये फोर्स जो है इधर लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट है, ये वाला, अभी मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, ये लग रहा है वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ नोन एज, यही एफ एक्स एक्सिस की तरफ जब लगने लगेगा तो ये कहलाएगा एफ कॉस थीटा, बिकॉज थीटा इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। इसके साथ थीटा नहीं है, थीटा इसके साथ है। और ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ दिख रहा है जिसमें थीटा नहीं है, यानी कि मैं इस कलर से दिखा दूं, जिसके साथ थीटा है वो येलो कलर से आपको दिखाया है। वो पोर्शन जो है मैंने किससे दिखाया है? येलो कलर से दिखाया है आपको।
तो आप ये चीज़ देख लीजिए। येलो कलर इसमें विजिबल नहीं है तो हम लोग इस कलर से दिखा देते हैं, लाइट ऑरेंज। ठीक है, तो इतना पोर्शन जो ऑरेंज कलर से है ये कंपोनेंट कहलाएगा, ऊपर वाला रिजल्टेंट, ये दिस इज़ नोन एज रिजल्टेंट, और ये कहलाएगा एफ कॉस थीटा। यानी एफ कॉस थीटा वो फोर्स होगा जिससे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है। यानी फोर्स का ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा, जिससे ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक की दूरी तय करी। ठीक, अब क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क डन कितना होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हो और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर का करता हो और एंगल उसका जो है 60 डिग्री हो। ठीक, तो फॉर्मूला हम लोग लगा दें, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सब वैल्यूज़ रख दें, f की वैल्यू है 10, s की वैल्यू है 25 और cos थीटा यानी cos 60 इसकी वैल्यू रख दें हम उठा करके, तो हो जाएगा कितना, 10 इंटू 25, 10 इंटू 25 कितना होता है, एक सेकेंड, पेन को क्या हो गया, हाँ आ गया, तो हो गया 25 10 ज़ा 250 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1/2, तो 250 को जब 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब 125 क्या, 125 क्या सवाल आता है कि 125 क्या, केजी लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ध्यान रहे वर्क डन की यूनिट जो होती है वो जूल्स होती है। कितनी होती है, जूल्स। तो वर्क डन ये जो 125 निकला है ये काहे में निकलेगा आपका, जूल्स में। ठीक, जूल्स में कब निकलता है, जब आपको सब चीज़ें MKS में दे रखी होती हैं, MKS, तब आपको किस में निकालते हैं, आप किस में निकालते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा जूल्स में निकालेंगे। ठीक है, यानी SI यूनिट जो है इसकी इसमें। और अगर जो है CGS में अगर निकालना है, CGS में ध्यान रहे, CGS में, CGS का मतलब क्या होता है, CGS का मतलब होता है जब हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेना शुरू कर दें, वज़न को ग्राम्स में लेना शुरू कर दें और टाइम को सेकंड में लेना शुरू कर दें, तो इन तीनों चीज़ों से जो भी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स मिलेंगी उनकी वैल्यू CGS में ही कहलाएगी। तो CGS वर्क डन का जब कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाता है अर्ग्स, कितना, ERGS, यानी MKS या SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट वर्क डन की कितनी होती है, जूल, और CGS में कितनी होती है, अर्ग्स। ये हो गई अर्ग्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक में होती है जूल्स और एक में होती है अर्ग्स। तो अब जूल्स और अर्ग्स में कुछ तो समानता होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकें कि एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, ऐसा कुछ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक जूल 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। इतनी आई ये चीज़। अब हमें ये फॉर्मूला पता चल गया है जूल का अर्ग्स को कैलकुलेट करने में। अब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम किसी भी यूनिट को बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें रख करके इसकी वैल्यूज़ को हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर अर्ग्स में दे रखा है तो जूल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है फोर्स लगाने पर, तभी उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तभी वर्क डन भी माना जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह पे खड़ा है, सुबह से शाम हो गई, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वो वर्क डन नहीं माना जाएगा। जैसे आप हैं, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाएंगे तभी आपके द्वारा वर्क डन माना जाएगा, अदरवाइज़ वर्क डन नहीं माना जाएगा। इतनी चीज़ आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सरकाते हैं। अब हमें क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला कैसे हम निकालेंगे, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशनल यूनिट क्या होती है, MLT की पावर -2, ये फोर्स की होती है, इनटू ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट L में होती है,
तो हो जाएगा W की टोटल डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ml स्क्वायर t की पावर -2। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है, वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो भी कभी होती है क्या? बिल्कुल होती है ज़ीरो। कौन कौन से केसेस में वर्क डन की यूनिट वैल्यू ज़ीरो होगी? वर्क डन भैया देखो, अभी हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन कभी नहीं होगा। यानी कि W इक्वल्स टू एफ इंटू डी वाले फॉर्मूले में अगर D ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बॉडी वहीं की वहीं रखी होगी, तो D की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो W बराबर भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो हमें समझ में आ गई कि अगर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, बॉडी के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली भी फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलरली फोर्स का मतलब है ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट मेज पे रखा हुआ है, आप चाह रहे हो ये ए पॉइंट पे रखा है, बी पॉइंट पे चला जाए, ठीक, बट आपने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स ना लगा के आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी, इसी में ऊपर चली जाएगी, यही पॉइंट के ऊपर चली जाएगी। क्या ये बी पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो जब बॉडी बी पे नहीं पहुंची, आपने फोर्स लगाना था ऐसे, आपने लगा दिया इसको। ये कैसा फोर्स है? ये जो एरो दिखा रहा है ये कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर। तो आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, तो परपेंडिकुलर फोर्स में यानी 90 डिग्री फोर्स में तो कभी भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव ही नहीं करेगी, वर्टिकल चलती चली जाएगी। हमें ले जाना है एक्स एक्सिस पे जा रही, वाई पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? होगा ही नहीं। इस केस के लिए भी वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, यानी थीटा की वैल्यू आप जब भी 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। कभी कभी वर्क डन पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है। देखिए ज़्यादातर तो हम पॉजिटिव मानते हैं। अब पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी बॉडी किसी भी एंगल पर मूव करती है, जैसे ये है, ठीक, ये कहलाता है 0 डिग्री, ये कहलाता है 90 डिग्री। जब भी बॉडी 0 और 90 के बीच में यानी एक्यूट एंगल पर उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, कोई भी एंगल हो, जब तक उसके ऊपर 90 से कम डिग्री तक फोर्स लगता रहेगा, तब तक वो बॉडी हमेशा क्या कहलाएगी? हमेशा एक पॉजिटिव वर्क डन देती रहेगी। यहाँ पे भी है, अगर मान लीजिए ये एंगल जो है 70 डिग्री भी है अगर, तो 90 से छोटा है ना, तो 90 से छोटे केस को हम कहते हैं एक्यूट एंगल का केस। कौन सा कहते हैं? एक्यूट एंगल का केस। तो एक्यूट एंगल के केस में वर्क डन जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर कीमत पे कितनी हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। इसको कॉस थीटा के साथ ले लें, अगर हम f लगा रहे हैं और इसके साथ कॉस 70 रख दें तो कभी भी वैल्यू क्या नहीं आएगी? निगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। पॉजिटिव हमेशा बनी रहेगी वर्क डन की वैल्यू। बट अगर आपने 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल पे अगर इसको मार्क आउट कर लिया, जैसे मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा देखने में लगता है? ऑब्ट्यूस एंगल एक इधर जा रहा होगा, ठीक, इधर की तरफ, और एक ऑब्ट्यूस एंगल जो है इधर की तरफ इसका एंगल होगा, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये देखिए 90 से बड़ी हो गई ना वैल्यू, 120। तो जब भी आप कॉस थीटा में 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या देने लगेगा? वर्क डन की हमेशा नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा। यानी कि ऑब्ट्यूस के केस में, ऑब्ट्यूस एंगल के केस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, और एक्यूट एंगल के केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात आ गई समझ में। वर्क डन का ये दो खास चीज़ें हम लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी थी। अब वर्क डन ग्राफिकली तो हम लोग जानते ही हैं कैसे हो जाता है। वर्क डन अगर किसी वेरिएबल फोर्स द्वारा लग रहा हो तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ इंटू डी एस या डी थीटा। ये डी एस क्या है? बहुत छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, और इसको आप इंटीग्रेशन मेथड से भी आप इसको ऐसे करके लगा सकते हैं, W इक्वल्स टू दिस। सो दिस इज ऑल्सो
दिस इज ऑल्सो मेथड टू एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ W। ये किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। मैंने इसको इंटीग्रेशन, ये सब लोग ध्यान रखें कि ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ मैंने करी है, ये क्या करी है, ऐसे सांप जैसा मैंने बनाया। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स जिनके में है मैथ्स, बायोलॉजी वाले नहीं, जिनके में मैथ्स है उन्होंने इंटीग्रेशन इसको पढ़ रखा होगा, ठीक है। या प्रीवियस चैप्टर में भी आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन की दे रखी होगी। तो बेसिकली ये है क्या, ये है एरिया अंडर द कर्व। ये देखिए, इसको मैंने समझाया है ऐसे करके। ये तो ये निकलता कैसे है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू शुरुआत में किस पॉइंट पे रही है, ये ऑब्जेक्ट रहा है हमेशा यहाँ से, इसने मूव करना शुरू कर दिया, किस किस पॉइंट तक एक्सेलरेशन इसका डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं D है, ये C है, ठीक। F फोर्स लगाते ही, थोड़ा सा फोर्स लगाया, A पॉइंट पे पहुंचा, ढेर सारे फोर्स लगते गए, तो इसने C से लेकर के कहाँ तक पहुंच गया, B पे पहुंच गया। तो ABCD इसका एक एरिया हो गया शेडेड पोर्शन का, ग्रीन कलर से इसको शेड किया है, तो यही हो गया इसका वर्क डन। यानी कि वर्क डन के लिए आप लिख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में जो भी क्या कहते हैं एरिया अंडर द कर्व होगा, वही होगा इसका वर्क डन। यानी कि W इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ नहीं लगाइए, एरिया ABCD, एरिया ABCD, ठीक है। ABCD, ए कर दीजिए, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वर्क डन, जो कि इस ग्राफ में शो किया जा रहा है, ठीक है। अब वर्क डन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने वेट को, वेट का मतलब क्या होता है, W, ठीक है। वेट यहाँ पे वर्क डन नहीं है, यहाँ पे ये वाला वेट जो है वो W है, जो वेट है। वेट एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है, जो हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो वेट की वैल्यू कितनी होती है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि लिखेंगे वेट इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। ये है W। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेट को h हाइट तक अगर डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ जाए, कोई ऑब्जेक्ट को h हाइट तक मूव करना पड़ जाए, जैसे ये क्लिफ है, ठीक है, या ये लैडर है, ठीक, इसको ये मूव करना पड़ जाए, यहाँ पे था बेचारा अच्छा खासा, और इसको मूव करते करते अपने वज़न को h हाइट तक ले जाना पड़ा, A तक ले जाना पड़ा, था B पे A तक ले जाना पड़ा। तो इस केस के लिए उसके अपने वेट को उसने h हाइट तक ले गया है, तो उसका जो वर्क डन होगा, इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा उसका वेट यानी mg इंटू कहाँ तक ले गया है, h हाइट तक ले गया है। ये कहलाएगा W इक्वल्स टू mgh, ठीक, ये चीज़ हो गई। यही mgh जो है वर्क डन, जो mgh के बराबर आया है, यही वर्क डन किसके द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये करा जाता है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू भी W के बराबर होती है, यानी m इंटू जी इंटू एच। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है कितनी, mg इंटू एच। बाकी कुछ स्प्रिंग के केसेस हैं, हाफ kx² वगैरह लगता है, ये सब वर्क डन में कुछ चीज़ें ऐसे जुड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने वर्क डन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको हिंट कर दी हैं। बाकी डिटेल में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बेसिक रिवीजन के तौर पे जिन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है उनको मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे वर्क डन काम करता है और वर्क डन कहते किसको हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपके दिमाग में आए तो ज़रूर से आप मुझे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर और बेहतर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।